हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में आपने जाना प्लेटो की लाइफ हिस्ट्री यानी उनका जीवन परिचय और प्लेटो की जो न्याय का अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो, इसके आपने फीचर्स जाने, वो क्या है, इसके अर्थ जाने और इसकी आलोचनाएं भी जानी। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था जो है, एजुकेशनल सिस्टम ऑफ प्लेटो। ठीक है, शिक्षा प्लेटो के आदर्श राज्य का मूल आधार है। रिपब्लिक जो उसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें उल्लिखित शिक्षा योजना से रूसो इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे राजनीति शास्त्र पर लिखित नहीं, शिक्षा पर लिखित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा सामाजिक सदाचरण का मार्ग है। यह सामाजिक सफलता की कुंजी ही नहीं बल्कि सत्य को खोज निकालने का मार्ग है। उसके अनुसार शिक्षा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो व्यक्ति को समाज निर्माण कार्य हेतु प्रशिक्षित करती है। प्रोफेसर बार्कर के अनुसार शिक्षा एक ऐसी सामाजिक पद्धति है जिसके माध्यम से समाज की विभिन्न इकाइयां सामाजिक चेतना से मुक्त होकर सामाजिक हित की आवश्यकताओं को पूर्ण करना सीखती है। यह एक ऐसा साधन है जिससे समाज और व्यक्ति को विकारों से मुक्त कर उन्हें स्वस्थ रूप प्रदान किया जा सकता है। अतः प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधियों से मुक्त होने का मानसिक उपचार है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करने में अपने समय में प्रचलित दो शिक्षा व्यवस्थाओं, एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्थाओं से प्रेरणा और सहायता ली तथा उनका एक सुंदर समन्वित रूप अपनी शिक्षा व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था वैयक्तिक आधार पर आधारित थी तथा नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त थी, अतः व्यक्ति जिस तरह की शिक्षा चाहे ग्रहण कर सकता था। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति की आयु के मात्र 20 वर्ष तक चलती थी। उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को साहित्य, व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। 14 से 18 वर्ष तक राजनीतिक जीवन का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था तथा 18 से 20 वर्ष तक सैनिक शिक्षा दिए जाने का प्रावधान था। राज्य नियंत्रित नहीं होने के कारण शिक्षा एक वैयक्तिक व्यापार बनकर रह गई थी। फलतः शिक्षा बहुत महंगी और धनी व्यक्तियों की पहुंच में ही थी। सर्वसाधारण इससे वंचित रहते थे। शिक्षा की यह पद्धति अनुशासित नागरिक उत्पन्न करने के बजाय उच्छृंखल उग्रवादियों को जन्म देती थी, जो राज्य सत्ता का प्रयोग जनहित में करने के बजाय स्वहित की पूर्ति हेतु कर उसका दुरुपयोग करते थे। स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था के विपरीत स्पार्टा में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का संचालन राज्य द्वारा किया जाता था। स्पार्टा की शिक्षा को एथेंस से विपरीत क्यों कहा गया है? क्योंकि स्पार्टा में जो है शिक्षा व्यवस्था का संचालन राज्य करती थी, लेकिन एथेंस में शिक्षा व्यवस्था का संचालन राज्य नहीं करती थी। ठीक है, यही अंतर है दोनों की शिक्षा व्यवस्था में। आगे भी कुछ अंतर है, चलिए देखते हैं। 7 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही बच्चे को माता पिता के अधिकार से राज्य नियंत्रण में ले लिया जाता था। स्पार्टा की ये शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में क्या होता था? एथेंस की शिक्षा व्यवस्था के विपरीत स्पार्टा में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का संचालन राज्य द्वारा किया जाता था। 7 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही बच्चे को माता पिता के अधिकार से राज्य नियंत्रण में ले लिया जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू थी। शिक्षा व्यवस्था में शरीर को स्वस्थ एवं बलिष्ठ बनाने पर विशेष जोर था। शत्रुओं से घिरे होने के कारण उन्हें कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। अतः शिक्षा पाठ्यक्रम में व्यायाम तथा संगीत को प्रमुख स्थान प्राप्त था। ज्ञान या विवेक की शिक्षा को कोई महत्व प्राप्त नहीं था। फलतः स्पार्टावासी अच्छे सैनिक तो बन जाते थे, लेकिन विवेक की दृष्टि से बहुत कमजोर होते थे, क्योंकि यह पक्ष उनका बहुत उपेक्षित था। अपनी रिपब्लिक में आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार करते समय प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा प्रणालियों का सुंदर समन्वय कर उसकी आवश्यकता के अनुकूल उसका रूप निर्धारित किया। उसने एथेंस की शिक्षा पद्धति से उसका विवेक पक्ष और स्पार्टा से उसका शारीरिक विकास का पक्ष ग्रहण किया तथा उनका समन्वय कर एक ऐसी शिक्षा पद्धति तैयार की
जो एक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक तरफ ज्ञान अर्थात अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी और दूसरी तरफ समाज के प्रति उत्तरदायित्व से परिचित और उसे अनुशासनबद्ध ढंग से निर्वाह करने वाला बना सके, अर्थात उसके वैयक्तिक और सामाजिक दोनों पक्ष विकसित हो सके और वह उसके माध्यम से राज्य के प्रति अपने उचित उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सक्षम हो सके। प्रोफेसर बार्कर ने प्लेटो की शिक्षा पद्धति की इस विशेषता की ओर संकेत करते हुए कहा है कि एथेंस से प्लेटो शिक्षा का व्यक्तिगत पक्ष लेता है कि मनुष्य का संपूर्ण विकास होना चाहिए। स्पार्टा से उसका सामाजिक पक्ष लेता है कि मनुष्य को राज्य में उचित स्थान मिल सके, अतः उसे राज्य द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था के समन्वय के आधार पर प्लेटो ने जिस शिक्षा व्यवस्था का प्रतिपादन किया है वह दो चरणों में पूर्णता प्राप्त करती है, एक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च या उच्चतर शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के पूर्व हमारे लिए यह जान लेना जरूरी है कि प्लेटो समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता है। उसकी शिक्षा सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग उससे वंचित रहता है। संरक्षक वर्ग भी दो भागों में विभाजित है, एक शासक वर्ग और दूसरा सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग की शिक्षा 30 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है, जबकि शासक वर्ग की शिक्षा 50 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। प्लेटो स्त्री पुरुष समानता का समर्थक है, अतः वह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष से 20 वर्ष तक की आयु तक चलती है तथा संरक्षक वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं तथा संवेगों को संतुलित और नियंत्रित कर एक विद्यार्थी का चरित्र निर्माण करना है, ताकि वह दक्ष और अनुशासित सैनिक के रूप में अपना विकास कर सके। अतः शिक्षा के इस काल में प्लेटो व्यायाम और संगीत की शिक्षा पर बल देता है। व्यायाम शरीर को स्वस्थ, बलिष्ठ और अनुशासित करने के लिए तथा संगीत आत्मा को नैतिक दृष्टि से समृद्ध तथा अनुशासित करने की दृष्टि से पाठ्यक्रम में रखता है। लेकिन संगीत का अर्थ वह नहीं है जो आज आम रूप से समझा जाता है। वह केवल गायन और वादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वे सभी विषय सम्मिलित हैं जिन्हें हम आधुनिक समय में कला के नाम से पुकारते हैं। संगीत का अर्थ कला और साहित्य की शिक्षा से होता है, ताकि उनके प्रशिक्षण से मानव आत्मा को इस ढंग से प्रशिक्षित किया जाए कि वह अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से परिचित हो सके और उनके निर्वाह हेतु स्वतः स्वयं को तैयार कर सके। व्यायाम का उद्देश्य तन को प्रशिक्षित करना और संगीत का उद्देश्य मन को इस तरह से प्रशिक्षित करना है कि उनकी सुप्त शक्तियाँ जागृत हो सके। शिक्षा का यह पाठ्यक्रम 6 से 18 वर्ष तक चलता है तथा 18 से 20 वर्ष तक गद्य शिक्षा दी जाती है। संक्षेप में प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य है तन के लिए व्यायाम तथा मन यानी आत्मा के लिए संगीत। इस प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से प्लेटो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना चाहता है और यही उसका मुख्य उद्देश्य है। इस काल में वह इस दृष्टि से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना चाहता था, क्योंकि इस काल की शिक्षा के समाप्त होने पर ही दार्शनिक शासक बनने की क्षमता रखने वाले विद्यार्थियों के चयन का प्रश्न उपस्थित होता था। प्लेटो उनके निर्वाचन पर 3 बातों पर विशेष बल देता है। 1. वे कठोर परिश्रमी हो। 2. वे संकटों का धैर्यपूर्वक सामना करने की क्षमता रखते हो और 3. वे सफल प्रतियोगी हो। उच्च शिक्षा। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा को सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य संरक्षक अर्थात शासक तथा सैनिक वर्ग को प्रशिक्षित करना है। प्रारंभ में यह 20 वर्ष से 30 वर्ष तक चलती है। इसके पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान, तर्कशास्त्र एवं ज्योतिष आदि विषय रखे गए हैं। प्लेटो गणित के ज्ञान पर और वह भी रेखा गणित के ज्ञान पर अत्यधिक जोर देता है, क्योंकि इनका ज्ञान शांति और युद्ध काल दोनों में शासकों के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। इसीलिए उसने अपनी अकादमी यानी विद्यालय के प्रवेश द्वार पर यह लिखा रखा था
कि ज्यामिति या रेखा गणित से अपरिचित किसी भी व्यक्ति का यहाँ प्रवेश वर्जित है। 30 वर्ष की आयु तक चलने वाली इस पाठ्यक्रम की समाप्ति पर परीक्षा द्वारा उन विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जिन्हें अगले 5 सालों तक द्वंद्व और दर्शन, डायलेक्टिक्स एंड फिलॉसफी की शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि यही लोग आगे जाकर वास्तविक शासक बनेंगे। असफल रहने वाले विद्यार्थी सैनिक आदि बनेंगे। 5 वर्ष के गहन अध्ययन के बाद भावी शासकों को अगले 15 वर्ष तक शासक के विभिन्न पदों पर कार्य करने की व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। इस तरह संपूर्ण उच्च शिक्षा का क्रम 50 वर्ष की आयु तक चलेगा तथा उसमें सफल होने वाले विद्यार्थी ही प्लेटो के विचारों से दार्शनिक शासक होंगे, जो वास्तविक ज्ञान से परिचित होंगे, उसके अनुसार शासन संचालन करने में समर्थ होंगे। सेबाइन ने प्लेटो द्वारा अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा हेतु जो सुझाव दिया है उसे रिपब्लिक का सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण सुझाव घोषित किया है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं। राज्य नियंत्रित शिक्षा। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। ये राज्य द्वारा नियंत्रित होती है, ये अनिवार्य शिक्षा होती है, स्त्री पुरुष के लिए समान रूप से उपलब्ध होती है, व्यायाम तथा संगीत पर शिक्षा पर समान बल दिया जाता है और शिक्षा आदर्श राज्य की स्थापना का एक सकारात्मक साधन है। प्लेटो के अनुसार प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक या सद्गुणी बनाना है। शिक्षा एक अनवरत चलने वाला क्रम है और शासकों के प्रशिक्षण पर इसमें बल दिया गया है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं। राज्य नियंत्रित शिक्षा। प्लेटो द्वारा प्रस्तावित संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था राज्य द्वारा नियंत्रित और संचालित है। प्लेटो अपने समय में एथेंस में प्रचलित वैयक्तिक आधार पर संचालित शिक्षा व्यवस्था के दुर्गुण देख चुका था, अतः उसने अपनी शिक्षा पद्धति को उन दुर्गुणों से मुक्त रखने के लिए आदि से अंत तक राज्य नियंत्रण में रखने का सुझाव दिया। अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के संरक्षक वर्ग के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। उच्च शिक्षा के प्रथम 10 वर्ष सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए तथा बाद के 5 तथा 15 वर्ष का शिक्षा काल दार्शनिक शासक के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित है। स्त्री पुरुष समान शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की यह एक अन्य विशेषता है। एथेंस में स्त्रियों की दुर्दशा देखकर प्लेटो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनका समाज विकास में कोई सकारात्मक योगदान नहीं है, बल्कि वे समाज पर एक भार के रूप में हैं तथा उसकी प्रगति में अवरोधक का कार्य करती है। स्त्रियों की इस गिरी हुई अवस्था से मुक्ति के लिए उसने स्त्री पुरुष समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा उनके लिए भी उसी तरह की शिक्षा व्यवस्था का प्रतिपादन किया जैसा कि पुरुष संरक्षक वर्ग के लिए थी, तथा संरक्षक अर्थात सैनिक और शासक वर्ग के कर्तव्य निर्वाह हेतु उन्हें भी पुरुषों की तरह उपयुक्त माना। व्यायाम तथा संगीत शिक्षा पर समान बल। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में शरीर के लिए व्यायाम और आत्मा के प्रशिक्षण के लिए संगीत की व्यवस्था की गई है ताकि दोनों का संतुलित विकास संभव हो सके। आधुनिक समय की परिभाषा के विपरीत व्यायाम और संगीत को उसके द्वारा दी गई परिभाषा काफ़ी व्यापक है। व्यायाम में सैनिक शिक्षा तथा संगीत में साहित्य, कला आदि की शिक्षा शामिल है। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा आदर्श राज्य की स्थापना का एक सकारात्मक साधन है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य न्याय अर्थात ज्ञान का अनुसंधान तथा शासक वर्ग को उसे परिचित कराकर उस आदर्श राज्य की स्थापना करना है जिसमें दार्शनिक राज्य या राज्य दार्शनिक हो सके और राज्य को उसके अवगुणों से मुक्त किया जा सके। इस तरह प्लेटो की शिक्षा आदर्श राज्य प्राप्ति का एक सकारात्मक साधन है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक या सद्गुणी बनाना है। प्लेटो शिक्षा के माध्यम से न सिर्फ आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है, बल्कि वह एक आदर्श व्यक्ति का निर्माण भी करना चाहता है। इस दृष्टि से वह व्यक्ति को श्रेष्ठ, सद्गुणों से युक्त और नैतिक बनाना चाहता है। श्रेष्ठ या आदर्श व्यक्ति ही आदर्श राज्य के निर्माण का सफल साधन सिद्ध हो सकता है। सद्गुणी या नैतिक व्यक्ति ही एक सद्गुणी या नैतिक राज्य का निर्माता हो सकता है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति इसी लक्ष्य से निरंतर यानी लगातार गतिशील होती है।
शिक्षा एक अनवरत चलने वाली क्रिया है या क्रम है। प्लेटो की शिक्षा का क्रम अल्पकालीन है। उसमें आदर्श शासक का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला विद्यार्थी अपने जीवन के बड़े भाग तक अध्ययन में लगा रहता है। ज्ञान से साक्षात्कार एक कठिन कर्म है। उसे संपन्न करने के लिए एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें शासकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। शासकों के प्रशिक्षण पर बल। प्लेटो शासन को एक कला मानता है तथा अन्य कलाओं की तरह वह शासकों के लिए इस कला का प्रशिक्षण आवश्यक मानता है तथा उसकी अपनी शिक्षा पद्धति में व्यवस्था करता है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की उपयुक्त विशेषताओं के कारण मैक्सी ने उसके संबंध में कहा है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था एक नहीं कई दृष्टि से आकर्षक और आधुनिक है। आलोचना क्रिटिसिज्म। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था जहाँ एक तरफ शिक्षा शास्त्रियों की प्रशंसा का पात्र रही है, वहीं दूसरी तरफ वह अपने आलोचकों की कटु आलोचना की शिकार भी हुई है। उसकी आलोचना इन आधारों पर की जाती है। उसकी आलोचनाओं में पहली आलोचना है शिक्षा का स्वरूप आलोकतांत्रिक। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका स्वरूप आलोकतांत्रिक है, आलोचकों का ऐसा कहना है। प्लेटो समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता है। उसकी शिक्षा सिर्फ समाज को संरक्षक वर्ग अर्थात शासकों और सैनिकों के लिए ही है। उत्पादक वर्ग को जो बहुसंख्यक वर्ग है वह यानी प्लेटो शिक्षा से पूर्णतः अछूता रखता है। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था करके प्लेटो जिस आदर्श राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है वह संभव नहीं है। एक आदर्श राज्य के लिए आदर्श शासक ही नहीं आदर्श नागरिकों की भी आवश्यकता होती है। प्लेटो अपने आदर्शों की उड़ान में इस तथ्य को भूल गया। फलतः वह एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना कर बैठा जिसके अधिकांश निवासी निरक्षरों का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। सेबाइन के अनुसार प्लेटोवादी शिक्षा योजना का यह एक गंभीर दोष है क्योंकि सिर्फ आदर्श शासक ही किसी राज्य को आदर्श और लोक कल्याणकारी रूप प्रदान नहीं कर सकते। व्यवहारिक कम और सैद्धांतिक अधिक। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वह व्यवहारिक कम और सैद्धांतिक अधिक है। इस दृष्टि से पहली आलोचना तो यह कहकर की जाती है कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति के पास ऐसी कोई उपयुक्त चयन पद्धति नहीं है जिसके अनुसार संरक्षक वर्ग का निर्धारण कर उसे उत्पादक वर्ग से पृथक किया जा सके। फिर संरक्षक वर्ग में से सैनिकों और शासकों को पृथक करना भी निश्चित चयन पद्धति के अभाव में एक कठिन कार्य है। अतः इसमें न्याय होने के स्थान पर अन्याय होने के काफी अवसर है जो आदर्श राज्य की निर्माण प्रक्रिया को अवरुद्ध कर उसके रूप को विकृत कर सकते हैं। फिर जो शासक बनने वाले हैं उन्हें इतने लंबे शिक्षा क्रम से गुजरना पड़ता है कि आदर्श राज्य स्थापित करने का उनका जोश ही ठंडा पड़ जाता है। आधी उम्र से अधिक शिक्षा में गुजारने के बाद व्यक्ति में नए कार्य करने का न जोश रहता है और न नेतृत्व करने की भावना। वह परिस्थितियों का कैदी बनकर रह जाता है और उन्हीं को उपयुक्त मानकर उनके अनुसार अपने को ढाल लेता है। यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था की व्यवहारिकता के सम्मुख एक प्रश्न चिन्ह लगाती है तथा उसकी सार्थकता में संदेह उत्पन्न करती है। कला एवं साहित्य की उपेक्षा और नियंत्रण अनुचित। प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था में व्यायाम और संगीत शिक्षा पर जितना बल देता है उतनी ही साहित्य के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति को सद्गुणी बनाने में सत साहित्य की बड़ी अहम भूमिका होती है। वह उसका वैचारिक दृष्टि से परिमार्जन कर उसे सुसंस्कारित बनाता है। प्लेटो इसे भी नहीं समझ पाया और अपने शिक्षा पाठ्यक्रम में साहित्य शिक्षा को वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं कर सका। प्लेटो अपनी शिक्षा पाठ्यक्रम में साहित्य शिक्षा को वह महत्वपूर्ण स्थान प्रदान नहीं कर सका जो उसने व्यायाम और संगीत शिक्षा को प्रदान किया है। यही नहीं, वह साहित्य पर सख्त नियंत्रण का समर्थन करता है क्योंकि शायद वह साहित्य के बुरे पक्ष से ही परिचित था। वह उसे बाल मानस को भ्रष्ट करने वाला समझता है, जबकि बुरे साहित्य की तुलना में सत साहित्य मात्रा में ही अधिक नहीं है। उसका पठन पाठन भी व्यक्ति के लिए हितकर है। मुक्त वातावरण में निर्मित साहित्य सत साहित्य होता है
और वह व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में सहायक होता है। प्लेटो इस तथ्य से भी अपरिचित रहा और एक साहित्य नियंत्रण की एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन कर बैठा जो न साहित्य के लिए और न समाज के लिए हितकर है। कला के संबंध में भी प्लेटो का ऐसा ही नकारात्मक दृष्टिकोण है। वह साहित्य की तरह उस पर भी राज्य नियंत्रण का समर्थन करता है। इस कमी की ओर संकेत करते हुए बार्कर का कथन है कि नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए राज्य नियंत्रण में जकड़ी हुई कला मानव भावनाओं को स्पर्श नहीं कर सकती तथा जो कला विशुद्ध कला के रूप में मानव हृदय को गुदगुदा नहीं सकती, वह उसके आचार विचार को भी प्रभावित नहीं कर सकती। राज्य नियंत्रित शिक्षा का स्वरूप उचित नहीं। आधुनिक समय में राज्य नियंत्रित शिक्षा का विचार एक उचित विचार नहीं समझा जाता है। यह व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए घातक माना जाता है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास संभव नहीं हो पाता है। वर्तमान में राज्य नियंत्रण के स्थान पर शिक्षा के स्वायत्त रूप पर जोर दिया जाता है ताकि एक मुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति अपनी इच्छा तथा योग्यता अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थ हो सके। स्त्री पुरुष समानता के बावजूद समान शिक्षा उचित नहीं। प्लेटो अपने दर्शन के माध्यम से स्त्री पुरुष समानता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जो उसके चिंतन का एक उजला पक्ष है, लेकिन नैसर्गिक भिन्नता के कारण उनके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करना बहुत अधिक उचित नहीं माना जा सकता। पुरुष में बुद्धि पक्ष जबकि स्त्री में भाव पक्ष प्रबल होता है। अतः इस मौलिक अंतर को ध्यान में रखकर ही उनके लिए शिक्षा योजना निर्धारित की जानी चाहिए। इसकी अवहेलना करके यदि दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की गई हो तो वह उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। शिक्षा में विविधता का अभाव। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में विविधता का अभाव है। वह संरक्षक वर्ग के सभी सदस्यों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है, जबकि उनकी नैसर्गिक क्षमता और प्रवृत्तियाँ भिन्न भिन्न हो सकती है। कुछ दर्शन तो कुछ विज्ञान या साहित्य आदि के अध्ययन में अधिक रुचिशील हो सकते हैं। प्लेटो ने आयु एवं वर्ग के आधार पर तो पाठ्यक्रम की विविधता पर ध्यान दिया है, लेकिन रुचियों की अवहेलना की है। अतः इस दृष्टि से उसकी शिक्षा व्यवस्था को उचित नहीं माना जा सकता। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था सामाजिक संघर्ष को जन्म देती है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था संरक्षक वर्ग की हित साधक और उत्पादक वर्ग को अपनी हीन स्थिति से संतुष्ट रहने की शिक्षा देती है। निम्न वर्ग का उसके द्वारा किसी तरह से हित वर्धन संभव नहीं है। हीन स्थिति में उनमें निराशा ही नहीं, असंतोष और आक्रोश उत्पन्न करती है तथा उच्च या संरक्षक वर्ग के विरुद्ध संघर्ष की भावना को प्रेरित करती है। अतः प्लेटो के आदर्श राज्य का संघर्ष एक स्थायी भाव बन जाता है और उसके आदर्श रूप को विकृत करने का कारण सिद्ध होता है। उद्देश्य की दृष्टि से अस्पष्ट। प्लेटो अपनी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य कभी ज्ञान, कभी शुभ तथा कभी सत्य से साक्षात्कार करना घोषित करता है। ये सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। अतः उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसका ठीक से पता लगाना कठिन हो जाता है। सर्वाधिकारवाद को जन्म देने वाली है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था शुभ सद्गुण और नैतिकता के नाम पर जिस निरंकुशवादी शासन व्यवस्था का प्रतिपादन करती है, वह व्यक्ति और समाज के विकास में सहायक नहीं, बाधक सिद्ध होता है। सर्वाधिकारवादी राज्यों की तरह प्लेटो के आदर्श राज्य में भी नैतिक अनैतिक का निर्धारण करता राज्य ही है। वही नैतिक मूल्यों का प्रस्थापक और संरक्षक है। नैतिकता की भावना अंतःकरण से संबंधित होने के कारण वैयक्तिक चरित्र की होती है। राजकीय नियंत्रण और हस्तक्षेप उसे विकृत करने वाला है। प्लेटोवादी शिक्षा इसमें राज्य की सहायक की भूमिका का निर्वाह करती है। निरंकुशता चाहे वह ज्ञान की ही क्यों ना हो, समर्थन योग्य नहीं है और न वह व्यक्ति और राज्य की वास्तविक दृष्टि से हित साधक है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्थाओं की कुछ महत्व भी है। इतनी सारी आलोचनाओं के बावजूद
इसके कुछ महत्व है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की उपयुक्त आलोचनाओं तथा उसमें निहित जन्मजात दोषों के कारण यद्यपि वह आधुनिक युग में स्वीकार्य नहीं है, तथापि इस बात को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसकी मानसिक रोगों के मानसिक उपचार की अवधारणा आज भी उतनी ही सत्य है जितनी प्लेटो के समय में थी। दूसरा महत्व जो प्लेटो की शिक्षा पद्धति का है वह है शासकों का प्रशिक्षण। प्लेटो शासन प्रशासन के संचालन को एक कला सिद्ध करता है तथा अन्य कलाओं की तरह शासकों के प्रशिक्षण पर उसी तरह जोर देता है तथा उसे आवश्यक बताता है जिस तरह से अन्य कलाओं को सीखने वाले कलाकारों के लिए उसका प्रशिक्षण जरूरी होता है। शासकों का सही प्रशिक्षण शासन की विभिन्न बीमारियों का सही उपचार है। योग्य शासक अच्छे शासन की एक आवश्यक शर्त है जिसे प्लेटो की शिक्षा पद्धति प्रतिपादित करती है। इस दृष्टि से उसके महत्व की ओर संकेत करते हुए इबनस्टीन का कथन है कि यद्यपि प्रजातांत्रिक प्रणाली प्लेटो की कुलीन वर्गीय राजनीतिक शासकों के प्रशिक्षण की योजना को अस्वीकार करती रहेगी, तथापि यह सार्वजनिक सेवकों के प्रशिक्षण की संभावना तथा वांछनीयता को अधिक सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखती रहेगी।